अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। गैप बेसिकली क्या कहते हैं, कल की क्लोजिंग, कल जहाँ मार्केट क्लोज हुई थी वहां से अब हम ओपन कहाँ हो रहे हैं, आज कहाँ ओपन हो रहे हैं, ये जो बीच का एरिया है ये गैप कहलाता है। हम कल की क्लोजिंग से, ये मान लो ओपन था, ये ओपन था, सॉरी ये ओपन था, ये क्लोज था, ये लो था, ये हाई था। तो हम, कई बंदे इसको हाई से भी कैलकुलेट करते हैं, कई इसको क्लोज से भी कैलकुलेट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही कम फर्क पड़ता है। आज ओपन कहाँ हुआ, तो ये जो क्लोज और ओपन के बीच में रह गया इसको गैप बोलते हैं, या फिर तुम कह सकते हो हाई एंड ओपन के बीच में जो है उसको गैप बोलते हैं। सबकी अलग अलग थ्योरी है, क्लोज एंड ओपन वाले भी मिल जाएंगे आपको और हाई एंड ओपन वाले भी मिल जाएंगे। कल की क्लोजिंग से हम देखते हैं कि आज कहाँ पे हम खुले हैं। मैं बेसिकली क्लोजिंग के अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। कल कहाँ पे क्लोज हुआ था, वहाँ से हम कितना ऊपर खुले, ठीक है, या नीचे खिले। ऊपर खुले तो गैप अप हो गया, नीचे खिले लोअर, कल की से हम गैप डाउन हो गए, ठीक है। तो इस गैप को हम तीन तरह से देखेंगे। अब स्मॉल गैप है तो क्या करना है, मीडियम है तो क्या करना है, बिग है तो क्या करना है। सबसे पहले स्मॉल गैप, कोई भी गैप स्टॉक हो या इंडेक्स हो, दोनों में एक ही बात है। अगर 0.5 या उससे कम है, आधे परसेंट या उससे कम में कोई स्टॉक या इंडेक्स अपना खुल रहा है, गैप अप हो या गैप डाउन, इट डजेंट मैटर, ठीक है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। नथिंग चेंज, इसका मतलब ये है कि कुछ चेंज नहीं हुआ, जस्ट इग्नोर, मतलब उस गैप को मानो या ना मानो एक ही बात है। उसमें मतलब कल में और आज में कुछ चेंज नहीं हुआ, नथिंग चेंजेस, सारे सेंटीमेंट सारी चीजें वैसी ही हैं। जो कल का ट्रेंड था वही कंटिन्यू रहेगा। कल का ट्रेंड, कल की मार्केट जैसी थी ये सोच लो, वहीं से मार्केट को, पीपल्स को ओपन हुई है मार्केट, मतलब रात में कुछ भी नहीं बदला। आधा परसेंट का गैप हो, आधा परसेंट या उससे कम, तो नथिंग चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ कल में और आज में, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं टोटली, ठीक है। अब मीडियम गैप मिलता है, मान लो 0.75 से 1.5%, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, मोटा मोटी यही इसीलिए रेंज दी है 0.75 से 1.5%। अब इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन का गैप भी खुल सकता है, मार्केट उसी डायरेक्शन में खुल जाए जिस डायरेक्शन में ट्रेंड था, और एक हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में खुल जाए, मान लो मार्केट का ये ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर ही ऊपर चल रही है, यहाँ पे खुल गई, अगले दिन यहाँ पे खुल गई, सेम डायरेक्शन में खुल जाए जिस डायरेक्शन का ट्रेंड है, सेम डायरेक्शन से मतलब ट्रेंड, पिछले 2-3 दिन का जो ट्रेंड हो उसी डायरेक्शन में खुल जाए, तो हम क्या करें, हम गैप को, गैप विल एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और गैप को हम एज ए स्टॉप लॉस मान के वी कैन ट्रेड इन द सेम डायरेक्शन, ट्रेड कर सकते हैं सेम डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये 3 दिन से मार्केट ऊपर 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 जा रही थी, 4 दिन से, अगले दिन यहाँ खुल गई मार्केट, तो हम ये जो है, ये जो गैप है इसको मान लेंगे कि इतना बड़ा हमारा स्टॉप लॉस है, और जिस डायरेक्शन में खुली है, गैप खुली है, तो हम ऊपर वाली डायरेक्शन का ही ट्रेड करेंगे, कि ऊपर ही जाएगी मार्केट, ये हमारा ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। आज की ओपनिंग एंड कल की क्लोजिंग, इसके बीच का एरिया हम एज ए एस एल मानेंगे, और अगर ये गैप फिल हो जाता है तो हम इसको मानते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अगर बाई चांस हमारा एस एल हिट हो गया और गैप फिल हो गया है, इस टाइप का गैप, तो हम उसको मानते हैं कि भाई जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो गया है, ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, अगर गैप फिल हो जाता है तो। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमेशा होगा, 90% जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ कि 90% ऐसा होता है कि इस टाइप का गैप जो है फिल नहीं होता, वो ऊपर है तो फिर ऊपर ही जाता है, हम उस गैप को एज ए स्टॉप लॉस मान के ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में खुल जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन में खुल जाता है, तो यहाँ पे क्या है, गैप फिल होने के पूरे चांसेस होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में खुल जाए तो गैप फिल होता है। अब ये चीज़ डिपेंड कर रही है सेम वही ट्रेंड के साथ ही, कि ट्रेंड मान लो ऊपर का था, ये ऊपर का था,
मार्केट कल यहाँ क्लोज हुई थी, ये ग्रीन कैंडल है, आज यहाँ पे कहीं खुल जाए, यहाँ पे ओपन खुल जाए, गैप डाउन खुल गई, मतलब मार्केट ऊपर जा रही थी, आज हमारी मार्केट गैप डाउन खुल गई, यहाँ पे खुल गई मान लो गैप डाउन। ठीक है, कल की क्लोजिंग ये थी, आज ओपन यहाँ पे हो गई, तो ये जो गैप है इसको फिल होने के चांसेस होते हैं, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, ट्रेंड अपर का है तो चांसेस ऑफ गैप फिलिंग आर देयर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मिस कर गए हैं इस ट्रेंड को, पीपल हु मिस दिस ट्रेंड, वो एक्चुअली बाई करेंगे, वो बाई करेंगे। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हो उसके अकॉर्डिंग तो हम उस गैप को स्टॉप लॉस मान के, और गैप जो बॉर्डर है दैट विल एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसी डायरेक्शन का ट्रेड करते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन की खुल गई है मार्केट, ट्रेंड अप था और खुल गई मार्केट डाउन, तो हम उसको भी बाई करते हैं, क्योंकि उसमें पीपल जिन्होंने वो मिस कर दिया है ट्रेंड, वो कूद जाएंगे, दे विल स्टार्ट टू बाई। ठीक है, वहां पे गैप फिल होते हैं, सेम डायरेक्शन में खुल गया तो गैप फिल होने के चांसेस बहुत कम है, गैप फिल नोट। अगर सेम डायरेक्शन में और तब गैप फिल हो जाए तो ये बहुत ही बड़ी कमजोरी का सिग्नल होता है कि मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला है, बहुत ही वीक होगी है मार्केट। अगर उसी डायरेक्शन में है और फिर भी गैप फिल हो रहा है तो वो वीकनेस का साइन है। और अपोजिट डायरेक्शन में खुल रहा है तो मार्केट में अगर स्ट्रेंथ होगी, ट्रेंड स्ट्रोंग है, तो पक्का वो गैप फिल होगा, पक्का पब्लिक बाई करेगी, जिन्होंने भी वो ट्रेंड मिस किया है वो उसको बाई करने आ जाएंगे। ठीक है, अब और भी बड़ा गैप खुल गया, 1.75 से 2.5% का गैप खुल गया, सेम चीज सेम डायरेक्शन में खुल जाए तो क्या होगा, इस केस में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, प्रॉफिट बुक करने लग जाएगी पब्लिक। ये ऐसे चल रही थी मार्केट और सेम बड़ा गैप अप खुल गई मार्केट, तो जिनको ये था ना, ये प्रॉफिट था, और जो ओवरनाइट कैरी करके लेके गए थे, वो बड़े प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो वहां पे चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस होते हैं, वहां पे कभी भी सेम डायरेक्शन का ट्रेड नहीं करना, यहाँ पे अपोजिट साइड के ट्रेड ढूंढो, ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं जब ज्यादा बड़ा गैप खुल जाती है मार्केट तो। और अपोजिट डायरेक्शन में खुल जाए, मतलब ट्रेंड ऊपर का था और मार्केट खुल गई गैप डाउन, ट्रेंड अप था और मार्केट खुल गई डाउन, तो क्या होगा, तो इस केस में पीपल जो हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, और चांसेस है मार्केट अब नीचे ही जाए, डाउन ही जाएगी, डाउन का ट्रेड लेना ज़्यादा फायदे में है। क्योंकि जो यहाँ बाई करके लेके गए होंगे, ये यहाँ पे खुद खुली मार्केट, ये ऐसे ऊपर की ऊपर कैंडल बनती जा रही थी, यहाँ पे कल क्लोज हुई थी और मार्केट खुल जाए यहाँ पे, तो ये जितने भी लोग यहाँ से यहाँ तक हैं ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, फिर मार्केट नीचे जाएगी, फिर इनको निकलने नहीं देगी एटलीस्ट। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करो तो एक्सपायरी तक उनको जल्दी से मौका नहीं देगी कि वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर पाए। और इसमें साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है कि लोग ये समझ नहीं पाते कि यार कल तक तो सब सही था, आज एकदम से ऐसा क्या होगा कि गैप डाउन खुल गई। पीपल एक्ट करना लेट, एक्ट लेट करेंगे, पहले ढूंढने लग जाएंगे रीजन, कि रीजन क्या है, मार्केट आज गैप डाउन क्यों खुल गई, सब कुछ कल तक तो अच्छा था, ट्रेंड भी अच्छा था, आज क्यों गैप डाउन खुल रही है, तो रीजन ढूंढने लग जाएंगे। और पीपल की जो साइकोलॉजी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो उस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, और वो अपना लॉस भी बुक नहीं कर पाते ऐसे में, वहां पे स्टक कर जाती है जो 90% लोगों की साइकोलॉजी है, वो वहीं पे स्टक कर जाते हैं। और इसीलिए बिग प्लेयर्स वहां पे क्या करेंगे, उसको मौका नहीं देंगे वापस उठने का, तो ऐसे केसेस में ट्रैप होता है ये। ठीक है, और ये वही है, ये सारी चीजें भी अब न्यूज हो, सेंटिमेंट्स हो, वहां पे कोई भी जो भी सेटअप मैंने अब तक बताया या आगे बताऊंगा, उनको बेशक मत अप्लाई करना, वहां पे
चीज़ें काम करेंगी ही नहीं, वहाँ पे सेंटिमेंट्स काम करेंगे, सेंटिमेंट्स। और जहाँ पर भी न्यूज़ हो, जहाँ पर भी कोई इवेंट हो, बिग इवेंट्स हों, इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, या कोई भाई जैसे लॉकडाउन लगा दिया, या इस टाइप की कोई वॉर की न्यूज़ है, वहाँ पे तुम टेक्निकल्स को भूल जाओ। वहाँ पे जो भी तुम्हारा चार्ट कह रहा हो, टेक्निकल्स कह रहे हो, वो कभी नहीं होगा। वहाँ पे कैसे भी मूव हो सकते हैं, बिल्कुल अनसर्टेनिटी होती है, तो वहाँ पे कोई भी लॉजिक मत अपनाना। वहाँ पे तो जो चार्ट ऊपर दिखाई दे रहा हो, समझ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर लेना, वरना बेटर है उस दिन अवॉइड कर लेना। तो गैप यही है। तो गैप को इसी तरह से 3 तरह से ही देखना है। चाहो तो वो भी देख सकते हो एग्जांपल्स, पिछले फ्यूचर्स में बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे अब तुम्हें। जैसे यहाँ पे मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी, इधर मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे मार्केट ने ये थोड़ा सा बॉटम बनाया यहाँ पे। अब यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड हो गया अब ऊपर का, ट्रेंड अप हो गया। अब जब भी गैप अप मिलेगा, हम अब उस ट्रेंड के साथ उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे मिला, ये कितना गैप है, ये गैप है भाई, यहाँ पे बंद हुआ है, क्लोज है, ऊपर लिखा आ रहा है, ऊपर देखोगे यहाँ पे दिखेगा तुम्हें 34,324, 34,324। और यहाँ पे अगले दिन ओपन हो रहा है 34,600, तकरीबन तकरीबन आधे परसेंट से ज़्यादा का है, मीडियम गैप है ये। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, मीडियम गैप मिल गया, ये यहाँ से यहाँ तक का ये मीडियम गैप है। मीडियम गैप में हमें यहाँ से ये मीडियम है, तो यहाँ पे हमें गैप बॉर्डर को, सेम डायरेक्शन का गैप है, गैप बॉर्डर को एस एल मान के बाई करना है। ये हमारा एस एल हो जाएगा और हमें बाई करना है, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल गया था कि ट्रेंड हमारा ऊपर का है। ठीक, अगले दिन देखो फिर से गैप खुला, ये यहाँ पे क्लोज हुआ है 34,900, और अगले दिन ओपन हुआ है, ओपन है 35,300, 250, सॉरी 250, 350 का गैप अप मिला अगले दिन हमें। ये जो रेड कैंडल है 350 पॉइंट का गैप अप है, 35,000 की चीज में 350 का गैप अप, मोटा मोटी 1% से ऊपर का। तो यहाँ पे देखो नीचे आया, लेकिन गैप फिल नहीं कर पाया, हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। यहाँ पर भी अगर तुम बाई करते तो एसएल फिल हिट नहीं हुआ, यहाँ तक नहीं आया वो, बीच में कुछ ना कुछ है उसमें। फिर भी जूम करके देखना चाहो तो जूम भी कर सकते हो, देखो ये फिल नहीं किया, यहाँ तक क्लोजिंग तक नहीं आया है। उसके बाद रिकवरी आ गई और अगले दिन फुल रिकवरी तुम्हें टारगेट दे दिया। ठीक, तो यहाँ पे ट्रेंड अप का है, तो छोटा गैप, मीडियम वाला गैप सेम डायरेक्शन में हमें बाइंग देगा। यहाँ पे अब देखो, इस दिन मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी, यहाँ पे खुली, अब ट्रेंड ऊपर का था और मार्केट खुल गई डाउन, अपोजिट डायरेक्शन में खुल गई। तो यहाँ पे ये इस दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, वो बड़ी कैंडल बन गई थी, इसलिए अगले दिन बाइंग के चांसेस कम हुए, इनसाइड कैंडल बना दिए यहाँ पे। ऐसे दिन में चांसेस हमें ऊपर के लिए प्ले करना है कि भाई गैप को फिल करके ऊपर जाएगी मार्केट, ट्रेंड अप है। ठीक है, ये ट्रेंड था, नीचे आया, ये देखो ये फिर गैप, गैप बॉर्डर एक्ट किया सपोर्ट की तरह, अगले दिन फिर टारगेट दे दिया, फिर यहाँ पे गैप छुट्टा, अगले दिन फिर ऊपर गई मार्केट। अब किसी दिन बिग गैप अपोजिट डायरेक्शन का मिल जाएगा, वो दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे बड़ा ये ट्रेंड अप था, यहाँ पे गैप मिला, पिछले दिन रेड थी, अगले दिन गैप मिला, गैप बॉर्डर एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, नीचे गिरी मार्केट। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड ये, इसमें लाल क्लोजिंग है, क्लोजिंग के अकॉर्डिंग देखो हमने 3-4 दिन का खा गया ये वैसे वीकली ट्रेंड अप है, बहुत बड़ा ट्रेंड, लेकिन ये लाल कैंडल को ध्यान से देखोगे तो ये 1 2 3 3 दिन
3 दिन को ये इनगल्फ कर रही है, तो मतलब यहाँ पे ट्रेंड बदल गया है तुम्हारा। तो ये वाला जो रेड कैंडल बनी है, ये इसलिए नीचे की तरफ आई है, क्योंकि ये जो इससे पिछले वाले दिन की रेड कैंडल थी वो बड़ी थी। उसने 3 दिन के बायर को खा लिया था। 3 दिन के ट्रेंड को अपोजिट कर दिया था इसने। 3 दिन से बाइंग हो रही थी, आज एकदम से सेलिंग हुई और अगले दिन फिर उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हमें गैप डाउन मिल गया। तो गैप बॉर्डर को इसको एसएल मान के हमने सेल किया, तो हमारी मार्केट नीचे आई। उससे अगले दिन फिर वही सपोर्ट थी, अब थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी इसके साथ मिक्स करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अंधाधुंध बाई या सेल करना है, मतलब उससे आइडिया मिलता है हमें। अब उसके पास ही खुल रही है, सपोर्ट के पास ही, तो थोड़ा सा देख लेंगे कि भाई वो गैप है, सपोर्ट के पास खुल रही है, तो वहां से सपोर्ट आने के चांसेस है। इस तरह से देखना है। बिग गैप अपोजिट डायरेक्शन में, उसका दिखाता हूँ। ये मोस्टली सेलिंग वाले टाइम में ज़्यादा आता है, जब सेलिंग ट्रेंड हो और उस टाइम में मिल जाए हमें अपोजिट डायरेक्शन का, तो वो उल्टा हो जाता है, क्योंकि सेलिंग में प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा दिखता है। अब ये देखो यहाँ पे मार्केट ये गैप खुली, गैप अप खुली और ऊपर ही थी ये। यहाँ पे डब्लू दिख रहा था, लेकिन कितना बड़ा गैप खुल गया, ये बिग गैप खुल गया अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे बंद हुई थी मार्केट और खुली यहाँ पे, इतना बड़ा गैप खुल गया 2.5-3% का अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज ट्रैप। ये गैप फिल होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। फिर एकदम से बड़ा ये फॉल आता है, ये बिग गैप के बाद। ये देखो यहाँ पे बिग गैप खुला, नीचे गई मार्केट, क्योंकि बड़े गैप में वो जो बाई करके गए थे बेसिकली, वैसे इसमें तो ट्रेंड ही नीचे का है, यहाँ पे नहीं, यहीं पे ज़्यादा एक्ट कर रहा है। ये वाला पोजीशन ही एक्यूरेट है। पिछले लो से हम ऊपर है, पिछले हाई से हम ऊपर हाई बना के आए हैं, और फिर ये अपोजिट खुल गया इस वाले दिन, ये लाल जो कैंडल है, तो ये सेल होने के चांसेस पूरे थे और सेल हो गया। क्योंकि जो लोग फंस गए हैं उनको निकलने का मौका नहीं देगी मार्केट। इसको बुल या बियर ट्रैप बोलते हैं। तो गैप थ्योरी ऐसी है, गैप में इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस गैप को बाकी उसके साथ मिक्स करके देखना हमेशा। तो जहाँ पर भी गैप दिखे इस तरह से देखना। छोटा गैप है तो कुछ नहीं बदला ओवरनाइट, जो सब सेंटिमेंट्स और चीज़ें कल थी सेम आज हैं। थोड़ा सा मीडियम सा गैप है, 0.25% से 1.5% का। अगर सेम डायरेक्शन में है तो गैप बॉर्डर को एसएल मान के उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले लो। अगर ट्रेंड के अपोजिट खुल गया है तो चांसेस है वो गैप फिल हो जाए, क्योंकि जिनकी गाड़ी छूट गया, जिन्होंने बाइंग नहीं किया था वो बायर आ जाएंगे, जिन्होंने सेल नहीं किया था वो सेलर आ जाएंगे। अगर सेम मतलब मीडियम गैप जो है, एक जब अपोजिट डायरेक्शन में खुले तो फिल हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी छूट गई वो आ जाएंगे। और सेम डायरेक्शन में खुले तो हमें उस गैप को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान के बाई करना है या सेल करना है। अगर ट्रेंड बाई का था तो बाई करो, ट्रेंड सेल का था तो सेल करो। और बिग गैप में भी वही है, ज़्यादा बड़ा गैप खुल गया तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, ज़्यादा बड़ा अपोजिट डायरेक्शन में खुल गया तो लोग ट्रैप हो जाएंगे, तो बुल या बियर ट्रैप आ जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द गैप। अब इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और बाकी सारी चीज़ों के साथ भी हम मिक्स करके ही देखेंगे। अपने आप में किसी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब आगे आते हैं हम ईएमएस पे, मूविंग एवरेज पे। अब जैसे हम ये जो भी प्राइस देख रहे हैं, कैंडल स्टिक देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी ऊपर नीचे जो भी कर रहा है प्राइस, ही हमने पूरा चार्ट देखा है हमने। सिंपली मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, हम प्राइस एक्शन को और ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के देख रहे हैं। इसी को हम और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ईएमएज का यूज़ करते हैं। ईएमए बेसिकली क्या है, एक होती है मूविंग एवरेज। सिंपली मैथमेटिकली जो हमारी एवरेज होती है, एवरेज वही सेम चीज़, एवरेज जो मैथ में होती है वही एवरेज यहाँ पे है, कि जो भी पिछले कितने भी दिनों की हम निकाल रहे हैं उसी दिन की बात करें। मतलब कोई भी डाटा दे रखा है 10, 12, 14, 15, 16, इनकी अब एवरेज निकालना चाहें तो क्या करते हैं, सबको ऐड करके
डिवाइड बाय नंबर ऑफ काउंट से कर देते हैं, दैट विल गिव यू एवरेज। तो इस एवरेज से हमें अंदाजा मिल जाता है चीज़ों का कि भाई ये 14 उस एवरेज से ऊपर है या नीचे है, ये 14 कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये 15 कैसा परफॉर्म कर रहा है, 10 कैसा परफॉर्म कर रहा है, एवरेज से ऊपर है या नीचे है। मूविंग एवरेज मतलब वो चीज़ मूव कर रही है, प्राइस के साथ मूव कर रही है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं, जैसे मूव एवरेज निकालें हम 20 पीरियड की, पिछली 20 दिन की कैंडल्स की हम एवरेज निकालें, जैसे मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज, 20 डेमा भी बोलते हैं इसको, 20 डे मूविंग एवरेज, 20 दिन की मूविंग एवरेज। तो ये जो 20 दिन का क्लोजिंग प्राइस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो भी 20 दिन का प्राइस है, इसके क्लोजिंग प्राइस को मैं जोड़ दूं, 20 दिन के क्लोजिंग प्राइस को और डिवाइड बाय 20 कर दूं, तो मेरे पास एक प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी आ गई, मान लो 45,340 ये वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल 45,200 आ गई, कुछ भी आ सकती है वो क्लोज के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगी मेरी 20 दिन की मूविंग एवरेज, ये हो जाएगी 20 दिन की एवरेज, सॉरी। और मूविंग का मतलब क्या होगा कि हर दिन वो एक अगले दिन को, पिछले दिन, मतलब कल मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 20 हो रहे थे, तो अब अगले 20 दिन यहाँ से 20 काउंट करूंगा, फिर उससे अगले दिन जा रहा हूँ तो यहाँ से काउंट करूंगा, उससे अगले दिन जा रहा हूँ तो यहाँ से, उससे अगले दिन जा रहा हूँ तो यहाँ से, मतलब वो डे शिफ्ट होते जा रहे हैं, इसलिए उसको मूविंग एवरेज बोल रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। इसी में अलग अलग तरह की एवरेज होती है, एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होती है वेटेड मूविंग एवरेज, एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, है सारी एवरेज ही। एक सिंपली 20 दिन का प्राइस जोड़ दो तो उसको सिंपल मूविंग एवरेज बोल देंगे। एक भाई वेटेड मूविंग एवरेज, मैं कहूँ भाई आज के प्राइस, आज का जो प्राइस है उसके लिए उसकी मेरे पास ज़्यादा महत्व है, कल का थोड़ा सा और, उससे थोड़ा सा कम, इससे कम, पिछले 20 दिन पहले जो प्राइस था उसका इम्पोर्टेंस तो है मेरे लिए, लेकिन कम इम्पोर्टेंस है, तो वेटेज कर दी मैंने, भाई इसको दे दिया मैंने 0.5, इसको दे दिया 0.49, इसको दे दिया 0.42, इसको दे दिया भाई 0.3, तो वो हो जाएगा वेटेड मूविंग एवरेज। और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये तो वेटेज हो गया, एक्सपोनेंशियल में इसकी वेटेज जो एक्सपोनेंशियली कर दी मैंने। वैसे हमें फार्मूले और इन सब को जानने की जरूरत नहीं है, अपने आप सॉफ्टवेयर में आ जाती है, लेकिन फिर भी एक लॉजिक समझ में आ जाए, माइंड में याद रहे, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये होती हैं। अब इसमें क्या है, हम किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएंगे, यहाँ पे ये इंडिकेटर्स का ऑप्शन होता है, इसमें तुम जाओगे, इंडिकेटर्स का ऑप्शन होता है, इंडिकेटर्स में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे एवरेज, तो वहां पे आ जाएगी, देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज सिंपल, और ऐसे ही वेटेड मूविंग, वेटेड लिखोगे तो WEIGS, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज, मूविंग एवरेज वेटेज अलग अलग आ जाएंगी, कोई सी भी हम ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं हम, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे क्लिक करोगे ये आ जाएगी, ये देखो 5 बार क्लिक किया मैंने, 5 आ गई वो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो लाइन है ये आ गई, ये जो लाइन है ये दिखा रही है एवरेज, ये जो लाइन ऊपर नीचे चल रही है, ये कैलकुलेट किससे हुई है, ये इसकी सेटिंग में जाओगे तुम, वहां पता चल जाता है, ये सेटिंग पे क्लिक करोगे तो ये लेंथ क्या है, मतलब कितने दिन की है वो, कितने टाइम फ्रेम की है, 20, 8 7 6 5 9 का मतलब ये है कि पिछले 9 दिन की एवरेज है ये। इस वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, देखो इसको मैं 200 कर 20 कर दूं और ओके करूंगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखो एक और लाइन आ गई, बाकी लाइन को मैं छिपा देता हूं पहले, ये आ गई, इसको हम चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये तो होगी लेंथ, कितने दिन की वो है। सोर्स ये हो गया क्लोज, इसमें ऑप्शन आते हैं अलग अलग, ओपन हाई क्लोज लो, HCl2, हाई लो 2 दिन का, हाई लो क्लोज तीनों का एवरेज, ओपन हाई लो क्लोज चारों का एवरेज, मतलब प्राइस किस पे देखना है। ये बाय डिफॉल्ट क्लोज होते हैं, अपने अकॉर्डिंग फ्यूचर में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो क्लोज रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफसेट,
प्राइस ऑफसेट हो जाएगा, मतलब पिछले कितने दिन, 1 दिन का छोड़ना है भाई, 2 दिन का छोड़ना है तुमने डाटा, वो आ जाएगा। देखो लाइन चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे देखो, अब आगे तक नहीं है, ये आगे वाले लाइन चली गई है, लाइन आगे नहीं है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, ऑफसेट मैं कर रहा हूँ उसे। तो अब इसको बढ़ाऊंगा तो लाइन आगे आ जाएगी, ये देखो आगे आ रही है लाइन। भैया आगे दिखाए वो 1-2 दिन की, तो आगे भी दिखा देगा वो। ठीक है, ये हो गया ऑफसेट, इसको जर्नली हम 0 ही रखते हैं। स्मूथनिंग भाई किस मेथड से वो स्मूथ करे, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना, इससे हमें कुछ नहीं देना। एक होता है टाइम फ्रेम, और ये हर सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता, किसी किसी में होता है कि भाई टाइम फ्रेम का मतलब हो गया कितने टाइम की निकालो। जैसे अब चार्ट लिखा हुआ है, तो जो चार्ट पे टाइम फ्रेम है उसी की ये एवरेज है। जैसे चार्ट पे टाइम फ्रेम क्या है, अगर चार्ट लिखा हुआ है तो चार्ट लिखा हुआ है, चार्ट पे डे है, तो ये 20 दिन की एवरेज है। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, इसको मैं आवरली कर लूं, तो ये आवर की हो जाएगी। देखो उसकी वैल्यू चेंज होगी, पहले नीचे थी अब वो ऊपर चली गई। इसको 15 मिनट पे कर दूंगा तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, ये 15 मिनट की होगी। तो मतलब ये फिक्स हो जाएगी फिर कि चार्ट पे, अगर ये चार्ट लिखा हुआ है तो क्या होगा। देखो चार्ट लिखा हुआ है तो ये वैल्यू चार्ट के साथ चेंज होएगी। डे पे है तो डे, मैं 1 आवर करूंगा तो ये 1 आवर की होगी 45, ये इसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे पढ़ लो 45,324। आवरली जो है 45,324 है। अब मैं इसी को चेंज करूंगा डेली पे, तो वैल्यू बदल जाएगी। देखो 44,100 वैल्यू होगी 44,180। तो वो चार्ट लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये हो गया कि जो भी मैं चार्ट का टाइम फ्रेम करूंगा, चार्ट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर मैं उसको फिक्स कर दूंगा तो वो वैल्यू फिक्स हो जाएगी, चार्ट में चाहे किसी का भी देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे अब ये चेंज हो रही थी, अब मैं इसको डे पे शिफ्ट कर दूं, 1 डे पे शिफ्ट फिक्स कर दिया, तो ये अब ये वैल्यू बदलेगी नहीं, चाहे मैं चार्ट कितने भी टाइम फ्रेम का देखता रहूँ। ये 45, 44, 190 है, 180 है, यही वैल्यू फिक्स रहेगी, 44, 100 इतनी ही रहेगी, चाहे मैं चार्ट को किसी टाइम फ्रेम पे देख लूँ। 1 आवर पे किया जब भी देख लो उतनी ही वैल्यू है, 15 मिनट पे किया जब भी 44, 180 है, 5 मिनट पे किया जब भी वही है 44, 180, तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि मैंने उसको फिक्स कर दिया। तो वो चीज़, तो अब ये क्या है, ये ईएम में जो है ये हमें बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प कराती है। भाई अब ये जैसे लगी हुई है, तो ये 20 दिन की एवरेज के अकॉर्डिंग लगी हुई है कि कोई प्राइस जो है, अब इसको समझने के लिए इस तरह से समझे हम कि जो प्राइस है वो कितना ऊपर या कितना नीचे चल रहा है। ये जो है मार्केट जो है 20 दिन की एवरेज से भी ऊपर कोई चीज है, पिछले 20 दिन की एवरेज से कोई चीज ऊपर होना, उससे भी ऊपर है, तो इसका साइन क्या है कि ये बुलिश है भाई, लोगों ने खरीदा है, पिछले 20 दिन में कोई चीज खरीदी गई है, इसलिए उसका प्राइस 20 दिन की एवरेज प्राइस से ऊपर है। अगर नीचे होता तो इसका मतलब भाई पिछले दिनों में सेल किया है, किसी ने बेचा है कोई चीज, इसलिए उसका प्राइस जो है 20 पीरियड की एवरेज से भी नीचे है। ठीक है, तो उसको उस तरह से देखना है कि भाई वो प्राइस ऊपर है या नीचे है। अब इससे इसका एक नेचर होता है कि कोई भी प्राइस हुआ, जो प्राइस जो है ना वो 20 मूविंग एवरेज के पास इससे ज्यादा दूर नहीं रह सकता कभी भी। अगर मार्केट में कोई ट्रेंड है, तो मार्केट साइडवेज है तब भले ही वो उसके साथ ही चिपका रहे, लेकिन अगर मार्केट में ट्रेंड है तो प्राइस इससे ज्यादा दिनों तक इससे ज्यादा दूर नहीं रह सकता। या तो ये लाइन प्राइस की तरफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, या फिर प्राइस इसकी तरफ आ जाएगा, करेक्शन आएगा। अब ये जैसे प्राइस इतनी दूर है, मूविंग एवरेज यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे है, तो अगले कुछ दिन या तो मार्केट ही यहीं रहे, तो क्या होगा, ये धीरे 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 एवरेज बढ़ती जाएगी ना, ये धीरे 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 ऊपर चली जाएगी लाइन। एक केस इसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन, कि भाई टाइम पास हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग करेक्शन आ गया, एवरेज जो है ऊपर आ गई है टाइम के अकॉर्डिंग।
दूसरा क्या केस है, दूसरा केस हो सकता है कि भाई प्राइस थोड़ा-सा नीचे आ जाए। 1-2 दिनों में प्राइस नीचे आ जाए, मार्केट ऊपर चली जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये इससे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता प्राइस। पिछला भी कभी भी देखोगे इस पे, देखो यहाँ पे दूर चला गया था, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2-3 दिन साइडवेज रहा, टाइम वाइज़ करेक्शन आया और उसके बाद गिर भी गया। दोनों करेक्शन आएँगे, टाइम वाइज़ भी और प्राइस वाइज़ भी। प्राइस इससे नीचे भी नहीं जा सकता ज़्यादा दूर, यहाँ नीचे तक गया, फिर इसके पास गया, फिर नीचे तक गया, फिर इसके पास गया, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया तो इसके पास, ऊपर गया, फिर इसके पास आया, नीचे गया, इसी से रेजिस्टेंस लेता रहा, ऊपर गया, इसी से सपोर्ट लेता रहा। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता है। प्राइस इस पे या तो बाउंस करता रहेगा या इससे रेजिस्टेंस लेता रहेगा। जब इसके नीचे आ गया है, तो देखो इसके पास आता है, वहीं से फॉल हो जाता है, वहीं से नीचे आ रहा है। जब इसके ऊपर चला गया, इसके आस-पास से ही बाउंस आ रहा है। तो प्राइस इससे ऊपर है या नीचे है, वो देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमारा जो है बुलिश जोन में है हम या बियरिश जोन में है, कोई चीज खरीदी जा रही है या बेची जा रही है। तो ये तो होगी सिंपली 20 डेज मूविंग एवरेज। अब ये तो सिंपली ये होगी भाई। अब इसको इसके साथ साथ मैं एक एवरेज और लगा लूं। मैंने एक एवरेज और करी, ये गई इसकी सेटिंग में, और इसको कर देता हूं मैं 50। बाकी सारी चीजें सेम, सोर्स क्लोज, मेथड सिंपल, ये मेथड मुथड तो हमें चेंज ही नहीं करना, और टाइम फ्रेम हमने कर दिया यहाँ पे डे, और इसका कलर बदल लेता हूँ। स्टाइल में जाके इसका कलर कर दिया मैंने ग्रीन, ग्रीन लाइन होगी एक, और एक दूसरे वाली को कर देता हूँ मैं रेड। एक ग्रीन लाइन होगी, एक रेड लाइन होगी। वैसे उल्टा कर लेता हूँ, अंडरस्टैंडिंग उसमें ज़्यादा अच्छी मिलेगी। फिफ्टी वाली रेड कर दी मैंने और 20 वाली ग्रीन कर दी। अब ये जो है, अब इसमें क्या है, एक एवरेज जो है 20 पीरियड की है, और एक एवरेज है 50 पीरियड की। जो 20 पीरियड वाली है उसको हम फास्ट मूविंग एवरेज बोल सकते हैं, और जो 50 वाली है वो स्लो मूविंग है। ठीक है, तो ये अब दो एवरेज लगाने से मुझे फायदा ये होता है भाई, मुझे ये पता चल एक तो ये, अब जैसे प्राइस था, प्राइस देखो, जो 20 डेज की मूविंग एवरेज है, वो दूसरी हटा दी समझाने के लिए। ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, इसके पास से आके उछल रहा था, यहाँ इसके नीचे भी जा रहा था, तो ज्यादा दिन नीचे नहीं टिक रहा, फिर यहाँ से उछल गया, फिर इसके पास आया उछल गया, फिर इसके पास आया, फिर ये नीचे गया, फिर यहाँ से उछला, यहाँ और नीचे तक गया, फिर यहाँ से उछला, तो इससे ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा, चिपक के रहेगा। तो हम इसको अब उस चीज के साथ, किसी भी चीज के साथ कंबाइन करके देखना है भाई। प्राइस 20 डे की मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, तो मैं क्या देखना शुरू कर दूंगा, भाई कोई ऐसी नेगेटिव कैंडल भी बन रही है क्या, कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है क्या, जहाँ से रजिस्ट कर रहा हो, या यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिल रही हो, क्योंकि मुझे पता चल गया कि प्राइस नीचे आएगा या फिर 2-3 दिन साइडवेज रहेगा। तो मैं इसको किसी और सेटअप के साथ कंबाइन करके देखने लग गया कि यहाँ पे क्या कोई कैंडलस्टिक भी ऐसे बन रही है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी है क्या, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन भी है क्या। मतलब 2-3 जगह से कंफर्मेशन कर ली मैंने। जितना ज़्यादा कंफर्मेशन करूँगा उतना ज़्यादा बेटर है, उतना ज़्यादा मुझे और श्योरिटी होगी कि प्राइस नीचे जा सकता है। मेरे ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस और बढ़ गए। जहाँ पे पहले एक ही चीज़ से देख रहा था, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ों से देखने लग गया। अब जो ये तो एक मूविंग एवरेज थी। अब क्या है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि भाई मैं सिर्फ बाइंग के ट्रेड देखूं या सेलिंग के ट्रेड देखूं। ये प्राइस यहाँ से आया, नीचे गया, ये फिर यहाँ पे स्टेन करके फिर ऊपर चला गया, इसके नीचे भी रहा, प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर चला गया, ऊपर गया। तो मैं कब बाई करूं कब सेल करूं, एक तो वो नहीं पता चल रहा। एक ये प्राइस जो नीचे से बाउंस कर रहा है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ से क्यों बाउंस किया इसने, यहीं से क्यों किया, यहीं से क्यों बाउंस किया। तो हमने एक और मूविंग एवरेज लगा ली।
वो हमें और हेल्प करेगी। तो हमने क्या किया, 50 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा ली। अब देखो प्राइस या तो 20 से बाउंस कर रहा होगा या 50 से बाउंस कर रहा होगा। प्राइस यहाँ इस 20 के पास चिपक के चल रहा था, जब 20 को तोड़ा तो नीचे 50 तक आया, फिर 50 से बाउंस लिया, फिर 20 से आया, देखो अब ये 50 से बाउंस लिया, फिर 50 को भी तोड़ा तो यहाँ कोई और एवरेज आ जाएगी, यहाँ से फिर इसके ऊपर गया। तो 20-50 ये हो गया, एक स्लो मूविंग होगी, एक फास्ट मूविंग एवरेज होगी। अब जो क्या है, अब जो ये जो 20 है ये, अब देखो ये इसमें क्रॉसिंग हो रही है, यहाँ पे ग्रीन रेड को नीचे से ऊपर की तरफ काट रही है, और यहाँ पे ग्रीन रेड को नीचे की तरफ काट रही है। जो ये होता है ना, जब स्लो मूविंग एवरेज फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग को काटे, 20 वाली फास्ट है एंड 50 वाली स्लो है, क्योंकि वो लेट रिएक्ट करेगी। तो जब 20 वाली 50 को नीचे से ऊपर की तरफ काटे, नीचे से ऊपर की तरफ काटे, ये 50 वाली होगी, ये 20 वाली, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर हो गया, मतलब मार्केट बुलिश हो गया है बहुत अच्छे वाली। अब मार्केट में बुल रन स्टार्ट हो गया, इस तरह से मान लो इसको। जिसमें भी गोल्डन क्रॉसओवर हो रखा है उसमें मतलब बाइंग ही बाइंग के सेटअप ज्यादा अच्छे चलेंगे, सेलिंग के सेटअप ज्यादा अच्छे नहीं चलेंगे। वो बाइंग में चली गई है मार्केट, ठीक है। तो 20 पीरियड की मूविंग एवरेज जब 50 पीरियड की मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटे तो उसको हम गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। और जब तक ये क्रॉसओवर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 20 पीरियड के ऊपर है और 50 की नीचे है, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव क्रॉसओवर। 20 की अप है एंड 50 की डाउन है, जब तक ये पॉजिटिव क्रॉसओवर है, जब तक तुम्हारे बुलिश, अब ये ज्यादा बड़ी हम डे वाइज कैंडल देख रहे हैं, तो ये जो है डे वाइज ही तुम्हें वो देगा ट्रेड, कि डे वाइज उस स्टॉक में हमें बुलिश रहना है। इंट्राडे में हो सकता है तुम बियरिश भी हो जाओ, डे वाइज उसमें और स्विंग ट्रेड उसमें तुम बुलिश वाले ढूंढो। इंट्राडे में छोटे टाइम पीरियड में हो सकता है कुछ और बन रहा हो, कुछ और मूविंग एवरेज हम लगाएंगे आगे, उसके बेस पे डिसीजन लेंगे। यहाँ पे हम बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं और बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है हमने, डे वाइज लगाई है, उसको डे के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। तो वहां पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रखा है, उन स्टॉक्स में बुलिश स्टॉक हमें बुलिश सिग्नल ढूंढने हैं, वहां पे बाइंग की ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखनी है। सेलिंग की भी देख सकते हैं, कंडीशंस उसकी अलग बनेंगी, लेकिन बुलिश देखोगे तो उसके सक्सेस के ज्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो जब ये क्रॉस ओवर पॉजिटिव हो जाता है तो हमें सिर्फ बुलिश स्टॉक, बुलिश चीजें देखनी है, स्टॉक में नेगेटिव हो जाता है तो उसमें बियरिश देखो, उसको सेल करने की सोचो, लॉन्ग टर्म के लिए खास करके स्विंग ट्रेड जो करते हैं वो, बाकी सेटअप के साथ भी कंबाइन करके। जब ये गोल्डन क्रॉसओवर हो जाता है तो ये अच्छा बुल रन में चली जाती है मार्केट, बहुत मुश्किल से पलटता है ये पिछले तुम देखोगे पिछले ये टाइम पीरियड में, तो जब ये था मार्केट कोरोना से पहले थी, तो यहाँ पे मार्केट देखो बुलिश थी, ये ग्रीन ऊपर रेड ऊपर, यहाँ भी ये हुई, उसके बाद ही फॉल आया, और उसके बाद फॉल भी आया तो 20 पीरियड की मूविंग एवरेज से टच कर करके गिरा ये। फिर मार्केट ने बॉटम बनाया यहाँ पे, ये बॉटम बनाया, यहाँ पे जाके फिर जो है गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ। इस गोल्डन क्रॉस ओवर के बाद कभी भी मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा होगा, सीधी ऊपर ही ऊपर जाती रही, फिर हायर लो बनाते चली गई। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ तक नहीं पलटा था गोल्डन क्रॉस ओवर, यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग रही मार्केट में, बुलिश मोमेंटम रहा ये। लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम, स्विंग ट्रेड की बात करें तो, फिर ये क्रॉस ओवर पलटा यहाँ पे, फिर वहां पे थोड़ी सी सेलिंग आई, फिर देखो फिर पलट गया, फिर बाइंग आई,
फिर ये दूसरा बुल रन शुरू हुआ, यहाँ पे जब दोबारा पलटा ये, तो यहाँ से एक नया हाई फिर बनाया मार्केट ने, फिर यहाँ पे पलटा, नेगेटिव बना, यहाँ पे, ठीक है, फिर ऐसे ही, अब अब देखो फिर से अपॉर्चुनिटी आ रही है, यहाँ पे फिर गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, तीसरा न्यू हाई बनाया मार्केट, फिर मार्केट में फिर बियर्स ने कोशिश करी, यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ, फिर ये देखो, फिर यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ से फिर एक नया हाई बना, फिर ये नेगेटिव हुआ, ये साइडवेज फेज चला गया एक तरह से, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंट क्रॉस ओवर है, पॉजिटिव नेगेटिव, फ्रीक्वेंट क्रॉस ओवर है तो मतलब मार्केट साइडवेज है। अब देखो, अब यहाँ पे फिर से क्रॉस ओवर हुआ है कल में, 2 दिन पहले, तो देखो नए हाई की तरफ मार्केट जा रही है। अब ये जो इंडिकेटर है तुम्हारे, ये देखो ध्यान से, ये क्रॉस ओवर पॉजिटिव हो गया है, और कब हुआ है ये कल, कल ज्यादा हुआ है, कल ही क्रॉस किया है, कल हुआ है ये क्रॉस ओवर, तो बुल रन में चली गई ये मार्केट फिर से न्यू हाई की तरफ। अब ये जो इंडिकेटर है ना, ये थोड़े से लैगिंग इंडिकेटर हैं, ये लैग कर रहे हैं, पहले प्राइस मूव होगा उसके बाद ये मूव करेंगे, एडवांस में नहीं बता रहे, इनको लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं, जो लैग कर रहे हैं, प्राइस यहाँ से घूम जाएगा लेकिन इस मूविंग एवरेज को घूमने में टाइम लगेगा, ये मूविंग एवरेज लेट रिएक्ट करेगी, देखो ये प्राइस यहाँ से यहाँ नीचे आ गया और क्रॉस ओवर नेगेटिव यहाँ पे हुआ, उससे पहले तो कितने दिन चले गए ये, तो ये लैगिंग इंडिकेटर है, इससे सिर्फ आइडिया मिलता है, इससे तुम शॉर्ट ही नहीं ले सकते, ठीक। तो ये क्रॉस ओवर हो गया इसका मूविंग एवरेज का, इसमें अब अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग मूविंग एवरेज बहुत मायने रखती हैं, बहुत सारी एवरेजेस देखते हैं हम, लेकिन ये गोल्डन क्रॉस ओवर जिसमें हो रखा है उसमें हमेशा पॉजिटिव सोचो, फायदे में रहोगे, जिसमें नेगेटिव है उसमें सेल के स्टॉक देखो, उसमें बाइंग बन रही है तो बाइंग को अवॉइड करो, या बाइंग में कम क्वांटिटी लो, सेलिंग ढूंढो ज्यादा, तो तुम फायदे में रहोगे, उस तरह से उसको देखना है। अब ये क्रॉस ओवर जब हो जाता है तो पलटने में भी टाइम लगता है, जैसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव होने में इसको टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो जाए, हर चीज में टाइम लगता है इसमें। अब इसमें क्या है, ये जो मूविंग एवरेज है, हमें कई तरह की मूविंग एवरेज देखनी है, और ये मूविंग एवरेज जो है इसको लाइन की तरह, फिर से इसको लाइन की तरह मत ट्रीट करना, दिस इज एन एरिया, जैसे प्राइस है, प्राइस की कुछ वो वैल्यू है, इसी तरह ये एरिया है, ये एक फिक्स लाइन नहीं है, इसको अगर तुम उस तरह से समझना चाहो, एक सेकंड, इसका स्टाइल है, ये जो है स्मूथ, इसको मैं और मोटी करना चाहूँ तो मोटी भी कर सकता हूँ, इसको एरिया कर सकते हैं ऐसे, ये एरिया है एक तरह से, ये एरिया है, ये जोन है 20 मूविंग एवरेज की, 50 मूविंग एवरेज की, क्रॉस, और इसका साइज बदला, ये, हाँ ये, इस तरह से मानना है इसको, कि एक मोटा सा एरिया है, इससे इसके आसपास एक कोई डॉट पॉइंट नहीं है ये, कि भाई ये इसके आसपास से घूम सकता है प्राइस, इसके आसपास आएगा, वहां से घूम सकता है प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे ये प्राइस है, प्राइस ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, जब और नीचे तक भी गया है, इसने 20 को भी तोड़ा, 50 को भी तोड़ा, अब यहाँ से यहाँ पे कोई और मूविंग एवरेज मिलेगी, कोई वीकली एवरेज मिलेगी, कोई मंथली एवरेज मिलेगी, कोई आवरली एवरेज मिलेगी, ठीक है, ये अलग अलग वो होती हैं, कोई कोई 20 50 फॉलो करता है, 20 डे की मूविंग एवरेज एंड 50 डे की,
कोई 22-52 हो जाता है। इसमें मतलब चेंज कर सकते हो, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सबके अलग-अलग सेटअप है, अब अलग-अलग वो कर सकते हो। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक हमेशा फास्ट मूविंग एवरेज रहेगी और एक हमेशा स्लो रहेगी। एक को 10-20 भी कर सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा 20-50 फॉलो करते हैं ज़्यादातर लोग। ठीक है? ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमेशा ये रखना है, लेकिन एक हमेशा फास्ट होगी, एक हमेशा स्लो होगी, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब जो है इसमें अलग-अलग ज़ोन बनते हैं, अलग-अलग चीज़ें बनती हैं। एक तो होती है, इसको चैनल की तरह मानना है, एक तो एरिया की तरह मानना है, उसको इस तरह से भी देख सकते हो कि जैसे यही थी 20 डे की मूविंग एवरेज, इसको मैं लाइन ही कर दूँ, ये कर दूँ मैं ठीक है, इसी को मैं दूसरी वाली को भी 20 मूविंग एवरेज ही करता हूँ। इनपुट यहाँ पर भी मैं 20 कर दूँ, ठीक है। इसका कलर भी ग्रीन हम कर दें, तो ये अब दोनों लाइनें सेम है। अब मैं क्या करूँगा, एक को ओपन कर देता हूँ और एक की ये सेटिंग कर दूँ मैं, ओपन की जगह पे एक को ओपन कर दूँ, एक को क्लोज कर दूँ। तो देखो एरिया बन गया। ओपनिंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी मैंने और एक क्लोजिंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी। ये एरिया है, ये तो इस तरह से मानना है इसको कि ये एरिया है, ये जोन है, ठीक है। तो इसमें कुछ जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी जोन होती हैं, एक होती है भाई 20 डेली। अगर जोन बनाना चाहो तो हाई और लो, या फिर तुम उसको खुद ही वो मान सकते हो कि ये छोटी थोड़ी सी मोटी लाइन है। 20 डेली की जोन, ये जोन इंपॉर्टेंट होती है। एक 50 डेली की जोन, ठीक है। एक 50 आवरली की जोन, आवरली 50 ईएम में। एक डेली 5 ईएम में, 5 ईएम में डेली। एक बाई डेली 200 ईएम में, 200 डेली। एक 15 मिनट की 20 ईएम में, 15 मिनट की 20 ईएम में। यही 1 2 3 4 5 6, ये 6 ईएम में बन के जब एक सेटअप बनता है, ठीक है। 200 ईएम में, एक 200 डेली ईएम में। डे वाइज मानूँ तो मैं डे वाइज क्या है, डे वाइज मानूंगा तो 20 डे की है, 50 डे की है, 5 डे की है और 200 डेज की है। ये तो होगी डे वाइज। छोटे टाइम फ्रेम में मानूँ तो मैं आवरली, आवरली 50 है, क्योंकि आवरली 20 निकालोगे तो वो डेली 50 के आसपास निकलती है। आवरली अगर 20 लेते हो तो वो डेली 50 के साथ क्रॉस मैच कर जाएगी, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। और एक 15 मिनट की 20 है। 15 मिनट की 50 निकालोगे तो वो आवरली 20 के साथ मैच कर जाएगी। तो इसलिए यही इंपॉर्टेंट है कि ये जो है, ये ईएमए हम लगा के रखते हैं, ठीक है। इन ईएमए से एक सेटअप बन जाता है। ये ईएमए जब तुम लगा दोगे तो तुम्हें चार्ट जो है, डेली में लगाऊं तो मैं इस टाइप का दिखाई देगा। बाकी चीज़ें हाइड करता हूँ एक बार। वॉल्यूम, पीवेट, बुलिंजर, सीपीआर, ये इतनी लाइनें दिखाई देंगी तुम्हें। 1 2 3 4 5, 5-6 लाइनें दिखाई देंगी। कुछ डॉटेड हैं, अब इनको अलग अलग हम सेटिंग कर लेते हैं। ये बेसिकली 200 ईएम में शो कर रही है। जो रेड है, जो रेड लाइन है वो 20 ईएम में है। जो ग्रीन लाइन है वो 50 ईएम में है डे की। जो येलो लाइन है वो आवरली कुछ थी, और जो ये डॉटेड लाइन है, ये भी एक है और रेड पे भी एक डॉटेड है। तो ये 5-6 लाइनें हैं मेरी, ठीक है।
तो अब इसको मैंने उसके अकॉर्डिंग सेटिंग कर रखी है कि मैं उस पे जाऊँ, किसी भी टाइम फ्रेम पे जाऊँ। देखो ये जो है, ये आवरली 50 एम में है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। डेली 20 एम में, किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लूँ वही दिखेगी। डेली 50 एम में, डेली 5 एम में, और एक ही एम में वो कर ली मैंने, जो टाइम फ्रेम के साथ चेंज होती रही, ये वाली। अब इसको कैसे देखना है? छोटे टाइम फ्रेम में ले आया मैं। छोटे टाइम फ्रेम में क्या है, देखो ये एक ईएम में यहाँ थी, एक ईएम में यहाँ थी, एक ईएम में यहाँ थी, एक ईएम में ये रही, एक ईएम में ये रही, अलग अलग ईएम में है। अब इसको वैसे देखूं मैं, तो ये बहुत ही वैसा दिखेगा मुझे, बहुत ही होच-पोच दिखेगा, जैसे हम दिल्ली में देख रहे थे। बहुत ही सारी लाइनें दिखाई देती हैं, ये इस तरह से। यहाँ पे अब प्राइस कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी लाइन कौन सी है। तो इसको देखने का तरीका क्या होता है कि भाई हम एक-एक ईएम में देख लें, बाकी को हाइड कर दें। ये आँख सी बनी हुई, इससे हाइड कर दी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ देर के लिए। सारी ईएम में हाइड कर देता हूँ मैं एक बार, ये। अब मेरे पास कोरा चार्ट है। सबसे पहले तो कोरे चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने स्टडी कर ली भाई, देख लिया कहाँ पे क्या बन रहा है, किस टाइप का प्राइस एक्शन है, ट्रेंड किस टाइप का है, आज की कैंडल किस टाइप की बन रही है, या 5 मिनट की कैंडल किस टाइप की बन रही है। फिर मैंने एक-एक देखा, फिर मैंने लगाया भाई कि डेली 20 एम में कि कहाँ है ये। ये भाई डेली 20 एम में आ गया, अच्छा बहुत दूर है। 44,600 प्राइस चल रहा है, 46,400, मतलब 2000 पॉइंट से भी ज़्यादा दूर है। तो मुझे पता चल गया प्राइस इससे बहुत दूर है, और ये भी बहुत दूर है। इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, लेकिन ये तो 2000 पॉइंट दूर है। तो इसको अननेसेसरी चार्ट पे लगे रहने का क्या फ़ायदा? इसको मैंने हाइड कर दिया। सिर्फ़ इसकी वैल्यू में एक बार देख ली कि भई ये है कहाँ सी। जो इस प्राइस के आस-पास हो, उनको मैं लगे रहने देता हूँ, ताकि वो मुझे दिखती रहे, मुझे पता चलता रहे कि भई कहाँ पर सी है वो। वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। ये जो बहुत दूर है, ये अननेसेसरी चार्ट में ज़्यादा होच-पोच मचा देगी, तो मैं इसको हाइड कर दूँगा। फिर मैंने देख लिया भाई डेली 50 एम में कहाँ है, ये रही भाई। अच्छा दोनों को देखना चाहूँ, मैंने देख लिया भाई गोल्डन क्रॉसओवर हो रखा है, दोनों पास-पास हैं, ठीक है भाई, पॉज़िटिव ही है, सब कुछ पॉज़िटिव है, मतलब बाइंग द ढूँढनी है, ये कर लिया मैंने, इन दोनों को हाइड कर दिया क्योंकि ये बहुत दूर है, यहाँ पर कहीं है। मैं अब छोटे टाइम फ्रेम की देखने लग गया, भई आवरली 50 एम में कहाँ है? फिर मैंने देखा वो, अच्छा ये रही, ये नज़दीक सी है, अब देखो 44,600, यहाँ से तो अभी भी 200 पॉइंट दूर, 2000 पॉइंट दूर है। इसको चाहो तो लगा रहने दो या हटा लो, जो नज़दीक सी दिखे तुम्हें। भाई ये भी पता चल गया, ये भी ऊपर है, ये है। फिर और छोटे टाइम फ्रेम की देख ली मैंने भाई, 5 पीरियड की कहाँ है? ये तो लगी रहने दो बेशक, ये रही भाई। फिर एक-एक करके देखो इन सबको, ये 5, ये अब 5 मिनट की हो जाएँगी, 5 मिनट की, 20, 50, 100 एंड 200, ये 4 वे होगी। जब प्राइस इन सब के ऊपर है, 20 के भी ऊपर, 50 के भी ऊपर, 100 के भी ऊपर, 200 के ऊपर, 100 की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, 100 इग्नोर कर सकते हो। जब प्राइस इन सब के ऊपर है और ये सारी एक दूसरे के ऊपर हैं, तो हमेशा बाइंग सेटअप ढूँढो, फ़ायदे में रहोगे। प्राइस आएगा, इस 20 एमए के पास आएगा, बाउंस कर जाएगा, इसके पास आएगा, बाउंस कर जाएगा। अब इसको जब तोड़ेगा प्राइस, तो फिर इससे बाउंस करेगा एक बार, यहाँ आया, बाउंस करेगा। प्राइस आया, इससे बाउंस नहीं किया तो यहाँ से बाउंस करना शुरू कर देगा, फिर ये फिर आएगा, फिर बाउंस करेगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर यहाँ से बाउंस करना शुरू करेगा, फिर फिर इसके पास आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा। तो इस तरह से चलेगा प्राइस। इनमें से किसी ना किसी लाइन से टप्पा खा के उछलेगा ज़रूर। तो अब ये पता चल गया हमें कि भई ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती हैं। अगर ये उल्टी हो जाए, गोल्डन क्रॉसओवर नेगेटिव हो रखा है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। प्राइस ऊपर जाएगा नीचे से, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ से लेगा, नीचे आएगा, इसको तोड़ देगा तो यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर और ऊपर से जाएगा, इस ईएमए से रेजिस्टेंस लेगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें भी और स्पेसिफिक होना है हमें कि भाई इसमें अब बाइंग कब करना है, सेल कब करना है। एक तो हमें गोल्डन क्रॉसओवर के अकॉर्डिंग देख लिया भाई, गोल्डन क्रॉसओवर के अकॉर्डिंग मैं जज करूंगा कि गोल्डन क्रॉसओवर पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
अब जो है उसमें जो जोन बन गए थे तुम्हारे, आवरली 20, डेली 50, डेली 15 मिनट, ये सारी। तो इसमें अब हमें हमें पता है कि प्राइस इन मूविंग एवरेज से, इन ईएमए से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, इनके आसपास जरूर आएगा, या तो टाइम वाइज करेक्शन होगा या प्राइस वाइज करेक्शन होगा। तो हमें अब इसमें बाइंग सेलिंग कब ढूंढना है, हमें जब भी ढूंढना है जब प्राइस इस लाइन के पास आए, इससे बहुत दूर है तो हमें पता है नीचे आने के चांसेस हैं, वहां पे तुम सेल ट्रेड ले सकते हो, कोई नेगेटिव कैंडल बन गई तो। लेकिन विद प्रॉपर एसएल एंड मनी मैनेजमेंट, बाइंग ट्रेड के सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस है, सेल ट्रेड के कम है, क्योंकि गोल्डन क्रॉसओवर पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं से बाउंस पक्का आएगा, यहां से आ जाएगा बाउंस, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। तो सेल कर दिया है तो सेल में से टारगेट भी जल्दी बुक करो, बाइंग है तो बाइंग को होल्ड भी कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा भी होल्ड कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान लो 20 से बाउंस नहीं आया तो 50 से आएगा, 50 से नहीं आया तो डेली की 20 आ जाएगी, वहां पे होल्ड किया जा सकता है। लेकिन सेलिंग में होल्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि गोल्डन क्रॉस ओवर हो रखा है, बाउंस आएगा तो वो ज्यादा, बाइंग ज्यादा दूर तक चलेगी, सेलिंग दूर तक नहीं जा सकती। तो इसमें बाइंग एंड सेलिंग देखो बाई कब करना है, एक तो गोल्डन क्रॉस ओवर जब पॉजिटिव हो रखा हो, गोल्डन क्रॉस ओवर। दूसरा, प्राइस जब इसके पास आए, प्राइस जो है मूविंग एवरेज के पास में आए और वहां से बाउंस करे, तो बाउंस से मतलब क्या है, उसके पास कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, जो हमारी बाइंग वाली कैंडल थी, बाइंग कैंडल बननी चाहिए उस मूविंग एवरेज से ऊपर, उसको जब प्राइस को हमेशा मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर देना चाहिए जब भी बाइंग करना है। इस पे पास आया, इससे ऊपर क्लोज किया, इस कैंडल के बाद बाई करना है, जब ये कैंडल बन गई है तब, ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज कर गई तब। तीन केस में बाई कर सकते हैं, ये 20 एम में, ये 50 एम में। एक बार आया प्राइस यहां से बाउंस करे तब। दूसरा, प्राइस इसके नीचे चला गया तो नीचे से ऊपर जब क्रॉस करेगा तब। तीसरा, जब यहां से बाउंस करेगा तब। या तो इस 20-50 के चैनल में से बाउंस करे, या 50 से बाउंस करे, या 20 से बाउंस करे। और बाई भी जब ही करने हैं जब प्राइस नीचे से ऊपर क्लोज कर दे इसको, या तो डायरेक्ट यहीं से बाउंस करने के बाद एक कैंडल क्लोज कर जाए, या फिर नीचे से जब प्राइस आ रहा है ना, तो खास करके इस कैंडल, एक कैंडल एटलीस्ट इस ईएमए से ऊपर क्लोज होना जरूरी है, नेसेसरी है। जब प्राइस उसके ऊपर ही है तो जब इसके आसपास आए जब भी ट्राई कर सकते हो बाई करने का। लेकिन एक बार प्राइस इसको तोड़ के नीचे आ गया है, फिर जब यहां से बाउंस करेगा, तो यहां से बाउंस करने के बाद जब कैंडल क्लोज हो जाए तब, और इन दोनों के बीच से ऊपर जा रहा है प्राइस, तो 20 एमए के ऊपर जब कैंडल क्लोज हो जाएगी तब बाई करना है, उससे पहले बाई नहीं करना। तो ईएमएज में कैंडल क्लोज का वेट करना है, जब प्राइस इनसे बाउंस कर रहा हो तभी बाई करना है, इनसे दूर है तो कुछ नहीं करना, सेलिंग कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है बाकी सेटअप के अकॉर्डिंग देखना है। ईएमए के अकॉर्डिंग वहां सेल नहीं बन रहा, क्योंकि ईएमए गोल्डन क्रॉसओवर कर चुके हैं, इस सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, किसी और सेटअप के अकॉर्डिंग सेल बन जाएगा। सेटअपों को आपस में मिक्स नहीं करना, बस एक दूसरे से थोड़ा बहुत व्यू ले सकते हो और उससे कंपेयर कर सकते हो, हाँ भाई उस सेटअप में भी सेल बना हुआ था, इस सेटअप के अकॉर्डिंग भी, मतलब उनको कंबाइन करना है तो ध्यान से करना है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, ये देख लिया तुमने कि ईएमए से बहुत दूर चला गया, ये प्राइस बहुत दूर चला गया है, ये प्राइस बहुत दूर चला गया है, क्या यहाँ पे 8 कैंडल सेटअप भी बना हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनी? अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल भी बन जाती है, 8 कैंडल का सेटअप भी बन गया, प्राइस इससे भी दूर है, 5 पीएम में भी बताई थी मैंने, उससे भी दूर होगा, लेकिन यहाँ पे कोई सेल कैंडल नहीं बनी, यहाँ पे कोई सेल कैंडल भी बननी चाहिए। ईएमए के अकॉर्डिंग तो ये सेल है ही नहीं, ईएमए से तो सिर्फ हम एक कंफर्मेशन ले रहे हैं कि हाँ इससे दूर है, इसके पास आने के चांसेस हैं। ये इस तरह से भी कर सकता है कि वहीं पे टाइम पास करे, ईएमए इसके पास आ जाए, पूरे दिन टाइम पास किया, ईएमए इसके पास आ गई। तो उस चीज का ध्यान रखना है कि ईएमए के अकॉर्डिंग इसलिए सेल नहीं है, वो हमारा 8 कैंडल सेटअप के अकॉर्डिंग सेल है, लेकिन एक
टारगेट देखने के लिए मान लो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन गई तो यहाँ पे सेल आ रहा है, तो कहाँ पे टारगेट हो सकता है भाई? 20 में जो आ रही है नजदीक सबसे पहले वाली, वहां तक का टारगेट हो सकता है, या फिर इस 8 कैंडल के अकॉर्डिंग जो टारगेट था वहां हो सकता है। यहाँ से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आएगा छोटा बाउंस लेके, फिर प्राइस एक्शन बना के इस सेटअप का टारगेट दे दे। लेकिन पहला टारगेट सेफ वाला और वैसे वाला ईएमए के अकॉर्डिंग तो ये आ गया भाई, यहाँ से बाउंस करेगा तो तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ बाउंस कर रहा है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पॉजिटिव था तो इसलिए बाउंस कर रहा है कि भाई पहली सपोर्ट ये यहाँ पे आ गई है। तो उस तरह से ही है कि बाकी सेटअप के अकॉर्डिंग भी इसको कंबाइन कर सकते हो तुम। इसके अकॉर्डिंग तो बाई सेल जब भी बनेगा जब गोल्डन क्रॉस ओवर पॉजिटिव या नेगेटिव हो रखा हो, और जब भी बाइंग करना है जब ईएमए इसके पास हो ये। अब क्या है, गोल्डन क्रॉस ओवर तो हो गया है, लेकिन गोल्डन क्रॉस ओवर का ये मतलब नहीं है कि ये क्रॉस ओवर हुआ कि और प्राइस यहाँ चल रहा है कि यहीं बाई कर लूँ ना। हमें पता है इस मूविंग एवरेज के पास जरूर आएगा प्राइस, या तो टाइम वाइज करेक्शन होगा, ये यहीं पे टाइम पास होगा, मूविंग एवरेज ऊपर जाएगी, या फिर प्राइस नीचे आएगा, मूविंग एवरेज वहीं रहेगी, दोनों में से एक चीज होगी। तो जब प्राइस इसके पास आ गया है, तो जब प्राइस बाउंस कर रहा है ना तब बाई करना है गोल्डन क्रॉसओवर के बाद, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है तो ये बाद में ही सिग्नल देगा। अब जैसे यहाँ पे था गोल्डन क्रॉसओवर है, इसका मतलब ये थोड़ी यहीं बाई कर लूंगा, नहीं, वेट करना वेट करना वेट करना, इसके पास आया आया, इसके पास से कोई बिल्कुल कैंडल इसके यहाँ पे बन के कोई बाइंग कैंडल बनती तो बाई करते, नहीं, इसको प्राइस तोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, अब इस जोन में आ गया, अब इस जोन के ऊपर जब क्लोज करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस इसको काटेगा तब बाई करना है। भाई प्राइस इसको नीचे से ऊपर की तरफ काटे, कोई हमारी ग्रीन बुलिश बाइंग कैंडल बने, यहाँ पे देखो कोई भी बाइंग कैंडल नहीं बनी है, ये एक बड़ी रेड कैंडल थी, सारी कैंडल इसके बीच में ही बन रही है, सारी इनसाइड कैंडल है, इसका हाई नहीं ब्रेक कर पाई, और ना ही कोई हैमर टाइप की उस टाइप की बढ़िया कैंडल बनी, तो बाइंग नहीं आई। फिर प्राइस वापस नीचे आ गया, सेल भी नहीं कर सकते हम, बाइंग कैंडल बनी कोई हमारी नहीं बनी, तो बाइंग कैंडल ये बनी एक बढ़िया, बल्कि ग्रीन बुलिश कैंडल मारू बोजो। तो हमें कैंडल का भी कैंडल के साथ देखना है, अब कैंडल वाली साइकोलॉजी के साथ देखना है कि भाई हाँ यहाँ सपोर्ट तो है, ये ट्रेंड लाइन, ये जो ईएम है ये तो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है, सिर्फ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रही है, जैसे ट्रेंड लाइन बता रही थी, जैसे ट्रेंड लाइन जो बताई थी वो बताई थी ओरिजेंटल या वर्टिकल। तो प्राइस जब यहाँ आया तो यहाँ पे कोई कैंडल भी बननी चाहिए ना, सेम चीज मूविंग एवरेज के साथ है, इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही देखो कि भाई यहाँ है तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो है, लेकिन क्या यहाँ पे सेटअप बना मेरा, या क्या यहाँ पे प्राइस रुका, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, या यहाँ पे कोई कैंडल बनी, बाइंग सेल उसी के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे ट्रेंड लाइन थी कि भाई प्राइस सीधा यहाँ नीचे से आया, यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनी तो बाई कर लिया, भाई यहाँ पे आया, यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन रेंज बनी तो रेंज को मैं दोनों साइड प्ले कर सकता हूँ, बाई सेल दोनों कर सकता हूँ। सेम चीज ये है, सेम चीज ये है, प्राइस सीधा इसको तोड़ रहा है, कुछ नहीं करना, ना बाई करना ना सेल करना, ऊपर से आ रहा है और इसके ऊपर एक हैमर कैंडल बुलिस बना दे, या कोई भी ग्रीन कैंडल जो बाइंग वाली थी वो बना दे, तो हम उसको बाई सेल कर सकते हैं। प्राइस इसके पास आया, कंसोलिडेशन रेंज बना दी, फिर हम उस रेंज के अकॉर्डिंग इसको बाई सेल कर सकते हैं। तो जो ये मूविंग एवरेज है ये हमें सिर्फ वो बता रही है कि कहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, इस तरह से इसको प्ले करना है। तो अब इसको बाकी के साथ भी कंबाइन करके देखना है, और ये सारे चैनल इंपॉर्टेंट है जो तुमको बताएं, कि इनको ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, यहाँ यहाँ से सपोर्ट मिलता है मार्केट को, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, डेली में, इंट्राडे में, जो ईएमए बताई हैं वो मैंने, उन ईएमएज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। कौन कौन सी बताई हैं फिर से बता देता हूँ। एक ही बात है, इस तरह से देख लो, छोटे टाइम फ्रेम पे बात करो 5 मिनट की, तो 5 मिनट पे तुम 20 और 50 देख सकते हो, और 200 देख सकते हो, ठीक। आवरली, फिर आवरली की बात करूँ 60 मिनट, 60 मिनट, तो इसमें 50 मूविंग एवरेज, और डेली बात करूँ तो 20 एंड 50, ठीक है। और वैसे बात करो तो इन दोनों को हटा सकते हैं, तो यहाँ पे 200 आ जाएगी, और इन दोनों में से एक जो थी वो थी डेली 5 PM में, डेली में एक ऐड हो जाएगी।
ये दोनों की जगह ये दोनों भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 मिनट की 20, 50, 200, आवरली की 50 एंड डेली की 20, 50। या तो ये लगा लो, या लगा लो 5 मिनट की 20, आवरली की 20 एंड 50 दोनों लगा सकते हो। एक ही बात आएगी, वो डेली में से नहीं आएगा। डेली की 20 एंड 50 एंड 200, यही अब अलग अलग देखनी है बस। वो ध्यान रखना है कि सबको अलग अलग देखना है। अब इसी को बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो जैसे मार्केट जो है, जब डेली 20-50 को तोड़ देगी तो वीकली 20-50 से बाउंस करेगी, वीकली स्पॉट आ जाएगी। ये वीकली 20-50 थी, ये यहाँ पे आई। देखो, अब ये अलग अलग सेटअप है, इस तरह से मैं बना के रखता हूँ कि अलग अलग चीजें अलग अलग उसमें देखें। अब ये वाली जो चीज है, इधर मैं देखूंगा तो इधर जो ईएम में लगी हुई है वो डेली वाली लगी हुई है। इसमें जो दिख रहा है इस वाली विंडो में, तो डे टाइम फ्रेम है, और ईएम में देखो डेली वाली ईएम में है। अगर उस वाली विंडो पे क्लिक करता हूं मैं, तो ये देखो सेम चीज वीकली में शिफ्ट होगी और वीकली 20-50 है। तो मैं इस तरह से विंडो बना के रखता हूँ, ये सेटअप बना के रखता हूँ कि भाई बार बार मुझे हाइड ना करनी पड़े सारी चीजें। मैं एक विंडो में ये खोल के रखता हूँ कि भाई ये देख लिया, बीच बीच में देख लिया, दिन में एक बार देख लिया। एक में कोरा रखता हूँ कि भाई यहाँ पे, एक में स्पॉट रेजिस्टेंस बना के रखता हूँ, एक में बिल्कुल कोरा चार्ट रखता हूँ कि भाई बिल्कुल कोरा कैसे दिख रहा है, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। इसमें कुछ भी नहीं लगा के रखता मैं। 5 मिनट का अलग देखता हूँ। एक में ये आवरली भी खोले रहता हूँ, भाई आवरली किस टाइप की कैंडल बनी, भाई 15 मिनट की किस टाइप की कैंडल बनी, ये मैं शिफ्ट करके देखता रहता हूँ। भाई अच्छा, डेली में इस टाइप का सेटअप बन रहा है, मूविंग एवरेज से बहुत दूर दिख ही रहा है, सीधा भाग रहा है और मोमेंटम है यहाँ पे। अब हमेशा ये इतना तेज भागा हुआ है कि मैं हमेशा यहाँ पे सोचूंगा कि मेरे को सेलिंग कोई कैंडल बन जाए, तो मैं सेल करने की ज्यादा सोचूंगा, भले ही मेरे एसएल हिट हो जाए। यहाँ पे सेलिंग के वे ढूंढूंगा मैं, सारे सेटअप की सेलिंग वाले सेटअप मिल जाए मुझे, या तो जब तक ये टाइम पास ना कर ले, या फिर डिप ना मिल जाए जब तक, बेशक मेरे सेलिंग सेटअप में एसएल हिट होते रहे। उसमें 2-3 एसएल हिट होंगे, लेकिन जब प्रॉफिट आएगा तो 2-3 एसएल को लेके चला जाएगा, मेरा प्रॉफिट दे जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये दिख रहा है मूविंग एवरेज से भी दूर है, बहुत ज्यादा भागा हुआ है 2-3 दिनों से। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मेन ट्रेंड पॉजिटिव है। भाई कोई ऊपर ही सेलिंग कैंडल बनेगी तो ही मैं सेल करूंगा, ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए। गैप डाउन खुल गई तो मूविंग एवरेज यहाँ थी ऑलरेडी, वो खुली आ गई, तो मूविंग एवरेज भी थोड़ी पास आ गई, तो यहाँ से तो बाउंस आने के चांसेस हैं। जो साइकोलॉजी बताई, भाई जिनकी ये रेलगाड़ी छूट गई है वो सबसे पहले बाई करने आ जाएंगे, तो यहाँ पे सेल नहीं करूंगा मैं। या तो ये मार्केट यहीं पे थोड़ा सा गैप अप खुल के सेलिंग आ जाए, या यहीं पे खुल के थोड़ा सा ऊपर चले जाए। अब मैं कल देखूंगा, तो कल मेरे को फिर वही चीज ध्यान रखनी है, इनको 8 कैंडल सेटअप में आज की 3 ही कैंडल कंबाइन कर सकता हूँ मैं, 5 कैंडल अब कल की बननी चाहिए। 8 कैंडल देख रहा हूँ तो किसी और सेटअप के अकॉर्डिंग बेशक सेल बन जाए, 8 कैंडल के अकॉर्डिंग तो सिर्फ इंट्राडे में देखना है। अगले दिन कंबाइन कर रहे हो तो 5 दिन, 5 मिनट की 3 कैंडल कंबाइन कर सकते हो पिछले दिन की, अगले दिन 5 कैंडल और बननी चाहिए जब कंबाइन करूंगा मैं। अब इस मोमेंटम को अगले दिन के लिए कैरी नहीं करूंगा 8 कैंडल सेटअप पे, किसी और सेटअप के अकॉर्डिंग देख सकता हूँ उसको, कि भाई कोई हैमर बन जाए। अब ये भी हमेशा ध्यान रखना ओपनिंग में कि पहली 3 कैंडल जो होती है ना 5 मिनट की, पहली 3 कैंडल ये किस टाइप की बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई कैंडल शूटिंग स्टार बन जाए, हैमर बन जाए, इनसाइड बन जाए, तो ये कैंडल बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इनसाइड में हम दोनों काम कर सकते हैं, बाई एंड सेल। ये कैंडल हमारी सेलिंग की कैंडल है और ये कैंडल हमारी बाइंग की है। ध्यान करना, कभी भी इस टाइप की कैंडल बन जाए शुरू की 3 कैंडल में से कोई, तो क्या होता है, सेलिंग कैंडल है तो सेल होता है या नहीं देखना। 90% सेल बन जाता है। बस शर्त वो है ट्रेंड के साथ, ऐसा नहीं है कि मतलब वो थोड़ा बहुत जैसे सेलिंग कैंडल बननी है तो थोड़ा सा गैप अप खुलना चाहिए, वहीं पे उसी रेंज में खुल रहा है तब सेलिंग कैंडल बन रही है, उसका कम महत्व है। थोड़ा सा भी गैप अप खुल गया आधे 1% का, तो सेलिंग कैंडल बन जाए बढ़िया है।
थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए और तब हैमर कैंडल बन जाए तो बढ़िया बाइंग की कैंडल है, तो बाई हो जाएगा। इनसाइड कैंडल बन जाए शुरू की दो दो तीन में से, तो वो दोनों तरफ यूज हो जाएगी, बाइंग भी सेलिंग भी। तो इस टाइप से ध्यान रखना है, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग साइकोलॉजी रखनी है। अब उसको मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन करके और देखना शुरू कर सकते हो, जिसको मूविंग एवरेज समझ में आता हो। मैं मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूँ लेकिन कम, प्राइस एक्शन को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। प्राइस एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हें भी देनी चाहिए हमेशा, क्योंकि मूविंग एवरेज जो है ये लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, ये लैगिंग है। ये सिग्नल लेट देगा तुम्हें, जब तक तो प्राइस आधा मूव कर चुका होगा, जब तक हमें पता चलेगा। ये बहुत ही लैगिंग इंडिकेटर है। इसको अब इसको और ज़्यादा 20 की बजाय और ज़्यादा कम कर लोगे, तो उसमें सिग्नल ज़्यादा मिलेंगे, उसमें एरर ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए 20, 50, 5 मिनट की, आवरली, डेली, ये फिक्स है। ये अलग-अलग सेटिंग करके अलग-अलग लोगों ने निकाली और उसके बाद ये फिक्स करी गई है। इनको अब और किसी के साथ, अब इसमें हम दिक्कत ये भी करते हैं कि भई जिन्होंने भी ये मूविंग एवरेज बनाई ना, उन्होंने पूरी ज़िंदगी फिर ईएमए पे ही काम किया है। उन्होंने ना प्राइस एक्शन देखा, ना बोलिंजर बैंड देखा, ना आरएसआई देखा, उन्होंने कुछ और नहीं देखा। वो फिर मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही डिसीज़न लिए उन्होंने। तो ये अपने आप में कोई भी इंडिकेटर हुआ, हर एक इंडिकेटर को कभी भी लगाते हो ना, तो एक इंडिकेटर को एक बार में लगा के देखा करो। चाहे बाकी इंडिकेटर लग रहे हैं तो उनको हाइड कर दिया करो। पहले एक इंडिकेटर के अकॉर्डिंग डिसीज़न लिया करो कि भई एक इंडिकेटर क्या कह रहा है। फिर दू उसको हाइड करके फिर दूसरा लगाओ। अलग-अलग इंडिकेटर को अलग-अलग लगा के देखोगे, ज़्यादा बेटर, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कभी भी 3-4 इंडिकेटर इकट्ठे लगा के डिसीज़न मत लो। पहले सबको अलग-अलग स्टडी करो, फिर कंबाइन क्या निकल के आ रहा है, उस पे रिज़ल्ट निकालो। वैसे तो जितना ज़्यादा इंडिकेटर और जितनी ज़्यादा चीज़ें लगाओगे, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा उसमें, उतनी ज़्यादा रूल्स आ जाएँगे, उतना ज़्यादा कोई इंडिकेटर कहेगा बाय, कोई इंडिकेटर कहेगा सेल। अगर नेकेड स्टडी करना आ जाए सबसे बेस्ट है, नहीं स्टडी करना आ रहा है तो इनकी हेल्प लो, लेकिन इन पे 100% डिपेंडेंसी मत लो। जितना प्राइस को नेकेड समझना सीख गए उतना बेहतर है। ये नेकेड प्राइस समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें तुम्हें दिखेगा कि क्या ट्रेंड है, क्या बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है। जब उसको किसी इंडिकेटर के साथ लगा दोगे, तो अब क्या है, जैसे ये है, मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज 20-50 का गोल्डन क्रॉसओवर हो रखा है। हमें दिख रहा है गोल्डन क्रॉसओवर हो रखा है। हम क्या करेंगे, बाई सेल तो कर नहीं सकते गोल्डन क्रॉसओवर के अकॉर्डिंग, सिर्फ बाई ही कर सकते हैं। जब ये प्राइस यहाँ से नीचे इसके पास आएगा और जब कैंडल बनाएगा, जब हमारा बाइंग बनेगा। एक तो इसने ये सेट छुड़वा दिया, जो हम सेल थे वो नहीं कर पाए। एक इसने ये छुड़वा दिया, दूसरा यहाँ पे हो सकता है ये लोअर हाई बना के फिर गिर जाए, ये फिर इसको भी छुड़वा देगा। ये तो जब और नीचे प्राइस डालेगा, जब इसका गोल्डन क्रॉसओवर नेगेटिव पलटेगा, ये लाइन ऊपर जाएगी, ये नीचे आएगी, तब फिर ये प्राइस और यहाँ से जाके जब ये ऐसे बनाएगा तब जाके सेल होगा। तो ये इतना लेट हमें इंडिकेशन देगा कि भाई सेल करो। पहले वो गोल्डन क्रॉसओवर नेगेटिव होगा, फिर उसका वेट करेंगे कि भाई प्राइस जो है मूविंग एवरेज के पास आए, जब मैं बाई या सेल करूँगा। दूर में हो तो कर नहीं सकता, सिर्फ ईएमए के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो। तो ये है, इससे हमें हेल्प तो मिलती है, लेकिन अगर सही से ना लगाया जाए, सही से ना समझा जाए, तो इससे कन्फ्यूज़न भी होता है। तो उसको अपना क्लियर रखना है कि भई ये इस तरह से है, इसके अकॉर्डिंग बाय सेल इस तरह से बन रहा है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग सिर्फ मैंने देख लिया, हाँ भाई बाइंग में स्ट्रेंथ है, मैं इसके अकॉर्डिंग ट्रेंड देख सकता हूँ। हाँ भाई बाइंग का ट्रेंड चल रहा है आजकल, गोल्डन क्रॉसओवर पॉजिटिव हो रखा है, बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दूँगा, सेलिंग की तरफ कम दूँगा। तो उस तरह से अब भाई कोई और सेटअप भी मेरा इसमें बाइंग दे रहा है, तो चलो बाई कर लिया। भाई अब इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे ईएमए देखो, आवरली 20 ईएमए भी बहुत दूर हो गई है इसकी, यहाँ पे है। भाई आवरली इसके तो आस-पास आए मार्केट, कम से कम एक बार इसको तो टेस्ट करने आए। यहाँ पे टेस्ट करा था, उसके बाद यहाँ से आया, अब ये ऊपर चली गई। या तो ये यहाँ पे भी इस तरह से प्राइस ऐसे हो जाएगा, या फिर ये एक डिप ले लेगा, इसकी तरह नीचे आएगा, तब जाके वो होगा। तो भई इसमें इस तरह से देखना है, इसमें स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म की ट्रेड देखोगे, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे कि भई ये प्राइस इसके पास-पूस आए, तो मैं लॉन्ग टर्म में
अब उसमें क्या होता है कि मान लो किसी ने यहाँ ले लिया है, फँस गया है, यहाँ पे लेके बाइंग करके फँस गया है, लेकिन उसे दिख रहा है कि भाई नीचे 20 ईएम में खड़ी है, तो मुझे डर वाली बात नहीं है। उसमें क्या है, टाइम होता है हमारे पास स्विंग ट्रेड में, कभी भी लो, भाई 15-20 दिन का टाइम है मेरे पास। यहाँ पे गलती से ले लिया था मैंने, तो मुझे पता है नीचे एक सपोर्ट आ रहा है, नीचे एक 20 ईएम में आ रही है, वहाँ से बाउंस करेगा, प्राइस ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे साइडवेज चला गया, फिर ऊपर चला गया, वो चीज़। तो ये स्विंग ट्रेड वगैरह के लिए अच्छा होता है। दूसरा, अब ये इंडिकेटर बने थे कंप्यूटर की हेल्प सर्च करने के लिए। इंडिकेटर से बेसिकली हम सर्च करते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास टूल होते हैं अलग अलग, जिसकी हेल्प से हम सर्च करते हैं। एक वेबसाइट है चार्ट इंक करके, चार्ट इंक लिखोगे गूगल पे, ये आ जाएगी चार्ट इंक। इस पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगी। इस पे स्कैनर बनते हैं हमारे, इस पे हम स्कैन कर सकते हैं चीज़ों को। तो इसमें चाहो तो लॉगिन भी बना लेना, या फिर बिना लॉगिन बनाए भी क्रिएट स्कैन कर सकते हैं। अब क्रिएट स्कैन पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं। हमें देखना हो भाई किस स्टॉक में गोल्डन क्रॉसओवर हो रखा है, गोल्डन क्रॉसओवर किस स्टॉक में हो रखा है, किसकी 20 ईएम में ऊपर है 50 से, ये हमें देखना हो। तो ये चीज़ हमें, ये जो इंडिकेटर बने हैं वो इस चीज़ के लिए बने थे कि हम सर्च इजीली कर सकें कि भाई किस स्टॉक में क्या हो रखा है। तो यहाँ पर इस टाइप से दिखाई देगा जब भी खोलोगे। तो ये charting.com खोल लोगे, उसके बाद जो है इस टाइप का आ जाएगा। इसमें तुम क्लिक करोगे क्रिएट स्कैन के ऊपर, ये जो स्कैनर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे क्रिएट स्कैन के ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हारा स्कैनर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्रिएट स्कैन पे क्लिक करोगे, इस तरह से विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है, उसके बाद रन करोगे स्कैन, तो नीचे तुम्हें लिस्ट मिल जाएगी। अभी नीचे कुछ नहीं होगा, नीचे दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जो स्टॉक है, सिंबल है, यहाँ पे एक वो मिल जाएगी लिस्ट। जब हम स्कैनर बना लेंगे तो फिर वो स्कैन ही हमें ढूंढने हैं। बहुत ही ईजी है ये, यूजर फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा है। एक दो बार यूज करोगे अपने आप तो इजीली आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्टॉक पासिस ऑल द बिलो फिल्टर इन कैश सेगमेंट, जिस भी स्टॉक में नीचे वाला फिल्टर हो। अब इसमें यहाँ चेंज कर सकते हैं हम, भाई किस में देखना चाह रहे हो तुम, बैंक निफ्टी में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, निफ्टी 50 में, 200 में, उन सब में ही ढूंढेगा वो। जो यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि भाई वो स्टॉक जिनके अंदर ये फिल्टर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं निफ्टी 50 के ही सिर्फ देखना चाहूँ कि भाई जिस भी स्टॉक के अंदर नीचे जो फिल्टर लगाऊंगा निफ्टी 50 के अगर वे पार्ट हो तो आए। कैसे लगाते हैं, प्लस पे क्लिक करो, फिर जो भी तुम्हें चीज़ लिखनी है वो क्लिक कर दो। फॉर एग्जांपल मैं ईएम में देखना चाहूँ तो ईएमए पे क्लिक कर दिया मैंने, तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये आ जाएगा डेली, अपने आप लिख के आ गया, मैंने सिर्फ ईएमए पे क्लिक किया तो डेली ईएमए 20 ये लिख के आ गया कि क्लोज है, प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे जैसे वहां दिखाया था वो हो गया 20, 20-50 जो कितने दिन की लगानी है वो। डेली यहाँ पे इसको मैं चेंज कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा कि भाई डे की वो ईएम में देखा चाहूँ। डेली 20 ईएम में जिसकी भी हो स्टॉक की वो आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि उसको डिलीट करना चाहें तो क्रॉस पे क्लिक कर दोगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे बात करें हम भी कि क्लोज जो है, उस स्टॉक का क्लोज जो है 20 एम से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा मैं क्लोज, ऐड क्लिक करके CLOSC क्लोज, डेली क्लोज क्या, ग्रेटर देन, अब लिखता हूं यहाँ पे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या, EMA, ये। तो इसका मतलब हुआ डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ईएमए, किस भी स्टॉक का ये है। ऐड करना है, ऐड कर दिया। अब ऐड करना है सिंबल, क्या चीज अब ऐड करूं कि भाई उसकी ईएमए जो है 20 पीरियड की ईएमए, ईएमए पे क्लिक करूंगा इस तरह से आ जाएगा, उस पर क्लिक करूंगा बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। ईएमए शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे मैथमेटिकल लगाना है तो ग्रेटर देन, किस चीज से ग्रेटर देन, ये अपने आप ही सजेस्ट करता चला जाएगा। एक बार अपने आप खोलोगे इस वेबसाइट तुम्हें पता चल जाएगा। EMA 20, यहाँ पे अब इसको मैं 20 की जगह 50 कर दूं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि डेली जिसका 20 मूविंग एवरेज ग्रेटर हो 50 मूविंग एवरेज से, और जिसका डेली क्लोज 20 पीरियड से ऊपर हो, उस स्टॉक को स्कैन कर दे। फिर इस रन स्कैन पे क्लिक करूंगा तो वो स्टॉक आ जाएंगे जिसमें वो कंडीशन हो रखी हो। ये देखो, ये
तो निफ्टी 50 के 41 स्टॉक ऐसे हैं, 50 में से 41 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें गोल्डन क्रॉसओवर हो रखा है और प्राइस उस 20 डे की मूविंग एवरेज से भी बहुत ऊपर है। ये अब 41 स्टॉक आ गए। अब इसी में कोई और कंडीशन ऐड कर दूं मैं, आगे पढ़ेंगे हम वो सारी कंडीशन, तो ये स्टॉक और वो हो जाएंगे। अब भाई मैं इसमें लगा दूं कि 50 ईएम में 200 से भी ऊपर होनी चाहिए। डेली 20 की जगह डेली 50 ईएम में जो है उसकी, ये थी डेली 50 ईएम में उस स्टॉक की क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन डेली ईएम ऑफ 200, कि भाई वो 20 से भी ऊपर है 50। ये अब स्कैन करूंगा, हो सके एक आधा घट गया होगा, पहले 41 थे अब देखो 39 हो गए, दो स्टॉक कम हो गए। तो इसी तरह से हमें कंडीशन लगाते रहेंगे हम, सारी कंडीशन एक बार सीख लेंगे फिर यहाँ पे लगा देंगे। तो गिने चुने यहाँ पे 10 स्टॉक आ जाएंगे, गिने चुने 10 स्टॉक आ गए या 5 स्टॉक आ गए, जिनको अब सिर्फ उन 5 स्टॉक का चार्ट मेरे को स्टडी करना है कि भई आइस मोटर का किया, इसका किया, इसका किया। अब उन 5 स्टॉक में से किसी में मेरी बाइंग या सेलिंग कंडीशन बन रही है, किसी की भई मूविंग एवरेज के पास हो, कोई मेरी इंटरेस्ट की कैंडल बन रही हो, कोई मेरा इंटरेस्ट का और सेटअप बन रहा हो, तो उनमें सर्च करना ईज़ी हो जाता है। इसीलिए बने थे ये जो इंडिकेटर्स हैं, कि भई इस इनसे सर्च करना ईज़ी हो जाता है। कहाँ मैं पूरे 50 स्टॉक को सर्च करने बैठता है यहाँ पे, 50 स्टॉक का चार्ट देखना पड़ता है मुझे। अब मुझे सिर्फ जिसमें मेरी ये कंडीशन मीट हो रही हो, सिर्फ उन 5-10 स्टॉक को ही देखना पड़ेगा। वो 5-10 स्टॉक को स्कैन करना ईज़ी हो जाएगा। उनमें